दोस्तों आप सबको डब्ल्यू याद है? अल्फाबेट वाला नहीं, धमाल मूवी वाला डब्ल्यू। और आप सभी जानते हैं इस बड़े से डब्ल्यू के नीचे क्या था? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इस डब्ल्यू के नीचे था 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़। आपने देखा इस मूवी में सभी ने कितनी मेहनत से जी जान लगाकर उन पैसों को हासिल करने का ठान लिया जो इनके कभी थे भी नहीं, और बस पैसे को पाने के पीछे भागते रहे, और एंड में जो इनका पैसा था ही नहीं वो इन्हें मिला भी नहीं। दरअसल हम में से मोस्टली लोग अपनी लाइफ को भी कुछ इसी तरह जीते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा कमाने के सिर्फ 1 या 2 रास्ते जानते हैं और जिंदगी भर उसी पर चलते रहते हैं। हमेशा बस इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि कहीं से कोई लॉटरी लग जाए और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। और ये दिक्कत सिर्फ यंग और मिडिल एज्ड लोगों की नहीं है, बल्कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों की भी यही सोच है। सबको इजी मनी चाहिए, बिना नॉलेज के, बिना मेहनत के पैसा बस आता रहे। तभी तो इस मूवी में जब इस बच्चे से पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, अरे फिर कितने चाहिए? वेल हम सभी ये जानते हैं कि मनी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट मोस्टली लोग इस सेंसिटिव टॉपिक के मामले में सबसे गलत डिसीजन लेते हैं, और लाइफ के काफी साल बीतने के बाद उन्हें ये समझ आता है कि यार ये तो गलत हो गया। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक के थ्रू हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे मनी से रिलेटेड बेटर डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी मनी से रिलेटेड डिसीजन हम लेते हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और उन्हें कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ इस बुक के 6 ऐसे अमेजिंग लेसन शेयर करने वाला हूँ जो पैसों को लेकर आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, वेल्थ इज हिडन। इस पॉइंट को समझने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने 2 पड़ोसियों की स्टोरी बताते हैं जो सेम होटल में ही डिनर वगैरह करने जाते थे। उनमें से एक नेबर हमेशा अपनी रेड कलर की चमचमाती लग्जरी कार में आता था और वेले पार्किंग वालों को डेली टिप देता था। उसको देखकर लगता था कि यार ये होती है असली अमीरी। वहीं दूसरा नेबर अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके आता था और उसका कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल सा था। पर एक दिन मॉर्गन देखते हैं कि वो बड़ी लग्जरी गाड़ी वाला आदमी एक छोटी सी सेकंड हैंड कार ड्राइव करके आ रहा है। पूछने पर पता चला कि उस आदमी के ऊपर काफी लोन था और उस लोन को चुकाते चुकाते उसे अपनी लग्जरी कार को भी बेचना पड़ा, जिससे ये पता चलता है कि वो रिच दिखना चाहता था, ना कि रिच बनना। वहीं दूसरा नेबर जिसे ऑथर नॉर्मल समझ रहे थे, दरअसल वो मल्टी मिलियनियर निकला। उसके खुद 2 बिजनेस और 3-4 प्रॉपर्टीज भी थी। अक्सर हम में से मोस्टली लोग दूसरों को उनकी लाइफस्टाइल, उनके रहन सहन और उनकी महंगी महंगी गाड़ियों से जज करते हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लोगों के पास सेविंग के नाम पर बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए भी नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ रिच दिखने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ लोन्स और ईएमआईज पर निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि महंगे शौक मत करो या मन की मत करो, पर किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले आप ये जरूर जज कर लेना कि ये चीज आपने रिच बनने के लिए की है या सिर्फ रिच दिखने के लिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ट्रू वेल्थ वो है जो हिडन है, और ऐसे लोग जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं और अपना ज्यादा टाइम एंड मनी स्पेंड नहीं बल्कि सेव करते हैं, वही सही मायनों में रिच होते हैं। लेसन नंबर 2, मनी बाइज यू फ्रीडम। तो दोस्तों न जाने कितनी ही बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में लोगों को ये कहते सुना होगा, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पर क्या आप सबके हिसाब से ये डायलॉग सही है क्या? जी नहीं दोस्तों, मनी इकलौती ऐसी चीज है जिससे सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि फ्रीडम भी अर्न की जा सकती है। अपनी सैलरी से ज्यादा, अपनी जॉब से भी ज्यादा एक इंसान तब खुश होता है जब वो खुद का काम खुद के टाइम पर खुद के लोगों के साथ कर पाए, और यही चीज सबसे ज्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑथर अपनी बुक में बिल नाम के फाइनेंशियल एडवाइजर की स्टोरी बताते हैं। काफी सालों तक काम करने के बाद बिल फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अपनी इतनी वेल्थ जोड़ ली थी जिससे बिना काम किए वो आराम से जी पाते हैं, और अपनी आर्ट और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो हॉबीज थी उसको भी बिना किसी टेंशन के परस्यू कर सकते थे। पर सडनली एक दिन बिल को उनके पुराने क्लाइंट का कॉल आता है जो स्टॉक मार्केट में अपना बहुत सारा पैसा गवा बैठे थे, और अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। रिटायर होने के बावजूद बिल ने उस क्लाइंट की प्रॉब्लम को एड्रेस किया। कई दिनों कई घंटों तक उन्होंने अपने उस क्लाइंट के लिए रिसर्च करी और उसे सभी लॉसेस से रिकवर करवाया। अब बिल ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे, और इस फ्रीडम ने उन्हें उस चीज के ऊपर कंट्रोल दे दिया जो हर किसी का ख्वाब होता है, एंड दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम। लेसन नंबर 3, रैशनल वर्सेस रीजनेबल।
तो दोस्तों इस बुक में बताए गए सभी लेसन में से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है रीजनेबल वर्सेस रैशनल। जब भी हम अपनी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने वाले होते हैं तब हम उस डायरेक्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं जहां से बेस्ट रिजल्ट मिल सके, जबकि हमें बस कुछ ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत होती है जिससे हमें रात की नींद अच्छे से आ जाए और रिजल्ट को लेकर ज्यादा चिंता ना रहे। इसे आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त देव ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिंग करेगा और उस समय उसके पास 50,000 रुपए पड़े थे इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों 50,000 रुपए हम मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी बड़ा अमाउंट होता है, पर देव को भरोसा था कि प्रॉफिट ही होगा और उन दिनों मार्केट काफी ऊपर भी चल रही थी। तो देव के सामने दो ऑप्शंस थे, पहला कि वो एक साथ सारा पैसा मार्केट में लगा दे और दूसरा कि हर महीने 5-5 हजार के अगले 10 महीनों तक इन्वेस्ट कर सके। पहला ऑप्शन रैशनल था और दूसरा रीजनेबल, पर देव ने पहला ऑप्शन चूज किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट कुछ ही दिनों में बड़ी तेजी से गिरने लगा। कुछ दिनों तक देव की नींद ही उड़ गई और एट लास्ट उसने डिसाइड किया कि वो हाफ प्राइस में एग्जिट करेगा। और 25,000 रुपए मिलने के बाद देव ने उसमें से 2500 रुपए की हर मंथ लगाना शुरू किया, यानी अब उसने रीजनेबल अप्रोच फॉलो करी। इस मंथली इन्वेस्टमेंट से हुआ ये कि अब उसे मार्केट के ऊपर जाने का या नीचे जाने का डर नहीं था। जब मार्केट ऊपर होती वो तब भी इन्वेस्ट करता और जब डाउन होती तब भी, जिससे उसे राइट प्राइस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलने लगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब उसे रात की नींद अच्छे से आने लगी। सो बी रीजनेबल नॉट रैशनल। लेसन नंबर 4, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ कि आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिना बिल को पे किए वहां से चले गए? बिल्कुल इसी तरह दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अपने लिए हुए सारे डिसीजन, अपनी करी हुई सारी इन्वेस्टमेंट पर आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। आपको लग रहा होगा कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, बट नहीं, मैं यहाँ फाइनेंशियल प्राइस की नहीं बल्कि इमोशनल प्राइस की बात कर रहा हूँ। जिंदगी का एक सबसे कड़वा सच है कि ज्यादा पैसा भी कभी कभार आपकी ज्यादा चिंता का कारण बन सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के बाद स्ट्रेस होना, उससे रिलेटेड डाउट्स होना, कंटिन्यूस टेंशन होना, ये प्राइस है जो कहीं ना कहीं हम सभी को पे करनी पड़ती है। लाइफ में करी हुई हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर है, पर हमें वेल्थी फ्यूचर के लिए इस कीमत को चुकाना ही होता है। इसलिए अपने पैसों के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखने के लिए आपको कंटिन्यूस स्टडी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और उससे रिलेटेड रिस्क को स्टडी करते रहना बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि आपकी चुकाई हुई ये कीमत आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स ही दे। सो अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने का ये स्ट्रेस और रिस्क वाला प्राइस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 5, नेवर इनफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में एक सबसे मेन आइडिया जो ऑथर मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि आप कितनी भी दौलत शोहरत कमा लो, कितने भी अमीर बन जाओ, आपको हमेशा यही लगेगा, दिस इज नॉट इनफ। ज्यादा वेल्थ के साथ हमारे अंदर सेंस ऑफ एनवी भी आ जाता है कि बस काश इससे आगे निकल जाऊं, और एक से आगे निकलने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसा चलता रहता है। और ये नेवर इनफ वाली गेम आपको कभी भी सेटल ही नहीं होने देती। दोस्तों अमेरिका में अगर आपको टॉप 1% की कैटेगरी में आना है तो आपको एटलीस्ट $8 लाख की पर ईयर इनकम चाहिए होगी। तो मान लेते हैं यह है मिस्टर जॉर्ज, जिनकी इनकम है $8 लाख, जो टॉप 1% की लिस्ट में आते हैं और खूब ट्रेवल करते हैं। और एक टूर के दौरान वो मिलते हैं मिस्टर जॉन से, जो एक कंपनी के CEO हैं, और वो $25 मिलियन हर साल अर्न करते हैं। अब आपको लगेगा कि जॉन की लाइफ तो बड़ी सेट है, वो सबसे अमीर है, पर जॉन एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर मिस्टर मिलर के दोस्त हैं, जिनकी वेल्थ $10 बिलियन है, और इनकी वेल्थ के आगे जॉन की वेल्थ कुछ भी नहीं। और थोड़ा और आगे बढ़े तो जेफ बेजोस की वेल्थ $175 बिलियन है, जिसके आगे मिस्टर मिलर की वेल्थ बहुत ही कम, और मिस्टर जॉन तो बहुत ही पीछे हैं, और मिस्टर जॉर्ज वो तो दूर दूर तक रेंज में भी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, ऐसा कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा, जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे होंगे, पर हमें ऐसी रेस में हिस्सा नहीं लेना है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आप दूसरे लोगों को नहीं बल्कि खुद को देखो कि आपको क्या चाहिए। पैसा तो सिर्फ एक टूल है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का। किसी को ये फ्रीडम $8 लाख में मिलती है तो किसी को $175 बिलियन में। लेसन नंबर 6, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेविंग्स में, इन्वेस्टिंग करने में बिलीव करते हैं, दूसरे वो जो सोचते हैं कि हम तो सेविंग कर ही नहीं पाते, और तीसरे वो जो सेविंग करना ही नहीं चाहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सब अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप तीसरी कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं होंगे। हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं पैसा बचाओ, सेव करो, और जब हम उन सेव करो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने लिए फ्यूचर का वो टाइम खरीद लेते हैं जो शायद किसी की कंपनी के बॉस ने नहीं खरीदा हुआ होता। ऑथर मॉर्गन कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी कम है, आप बिल्कुल थोड़ा सा ही पैसा सेव करें तो आपके चांसेस है रिच और वेल्थी बनने के
बट अगर आप बिल्कुल भी सेव नहीं करोगे तो फिर तो आप 1 लाख कमा लो या फिर 1 करोड़, आप कभी भी वेल्थी नहीं बन पाओगे। क्योंकि सेविंग्स करने वाले इंसान की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, वो अपनी बदलती इनकम के साथ ज्यादा से ज्यादा सेव करता है। वहीं दूसरा इंसान बढ़ती इनकम के साथ अपने खर्चे भी बदलने लग जाता है, जिस वजह से वो कभी कुछ सेव ही नहीं कर पाता। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि 10 करोड़ रुपए के पीछे एमलेसली भागना है या सही नॉलेज और गाइडेंस के साथ ट्रू वेल्थ के टारगेट पर एम लगाना है। जय हिंद।